यूपीएससी में पिछले 10 सालों में लगभग 16% वित्त बाजार से पूछे गए हैं, यानी हर साल 1 से 2% यूपीएससी पूछती रहती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन ध्यान रखना, अब यूपीआई का थोड़ा ट्रेंड बदल गया है इनसे प्रश्न पूछने के संदर्भ में। पहले परिभाषाएं वगैरह पूछती रहती थी, लेकिन अब यूपीएससी अंतर को ज़्यादा प्राथमिकता देती है। जैसे उसने पूछ लिया कि मनी मार्केट या कैपिटल मार्केट के बीच में जो भी उपकरण वगैरह हैं इनके मध्य अंतर पूछ लिया, या फिर उन्होंने भुगतान संतुलन में यूपीआई लाइट वगैरह के बारे में अंतर पूछ लिया। तो आज के टॉपिक में अपन वित्त बाजार और भुगतान संतुलन दोनों को कंप्लीट करेंगे। वित्त बाजार में अपन मुद्रा बाजार देखेंगे और इनके उपकरण क्या क्या है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, कैश मैनेजमेंट बिल वगैरह, जो सरकार ऋण वगैरह लेती है मार्केट से, उसके बारे में देखेंगे। पूंजी बाजार के बारे में देखेंगे, जहाँ पर प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार में कौन कौन से उपकरण हैं, भारत में स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से हैं, और सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो काफ़ी इंपॉर्टेंट अब की बार यूपीएससी 2026 के लिए। और अपन कुछ टर्म भी देखेंगे, जैसे पंप और डंप, फ्रंट रनिंग वगैरह, सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग वगैरह। और इसी के साथ भुगतान संतुलन को भी अपन आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें यूपीआई वगैरह और विदेशों में कौन कौन से देशों में यूपीआई है। काफ़ी जो करंट के टॉपिक रहते हैं यूपीएससी यहाँ से तुरंत प्रश्न उठाती रहती है। तो अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं, वित्त बाजार। देखो, वित्त बाजार होता क्या है? वित्त बाजार यानी धन का बाजार। धन के बाजार में कौन दो व्यक्ति होंगे, एक तो धन देने वाला, एक धन लेने वाला। यानी एक तो जो बचत करता होगा, जिसके पास धन अधिक है वो होगा, दूसरा धन की जिसको आवश्यकता है, यानी कोई उद्यमी हुआ, सरकार हुआ, या कोई निवेशक। वित्त बाजार में ये दो पार्टी होती हैं। इन दो पार्टियों के बीच में दो प्रकार के संबंध हो सकते हैं। कौन सा? एक तो 1 साल के मध्य का, यानी छोटे टाइम के लिए कोई लोन ले रहा है, इनका मध्य का जो संबंध एक छोटे टाइम का हुआ, या फिर 1 साल से बड़ा हुआ। तो जो 1 साल से छोटा इनके मध्य जो संबंध होता है उसको बोलते हैं मुद्रा बाजार यानी मनी मार्केट। लेकिन जब इनका मध्य का संबंध 1 साल से अधिक होता है उसको बोलते हैं पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट। मुद्रा बाजार क्या होता है? जिसमें 1 वर्ष या उससे कम के मध्य में जो समझौता किया जाता है, मुद्रा का लेन देन किया जाता है, उसको मुद्रा बाजार बोलते हैं। अब 1 साल से कम का टाइम है इसमें, तो जोखिम इसमें कम होगा, क्योंकि 1 साल में अर्थव्यवस्था इतनी तेज़ी से नहीं बदलती। लेकिन यदि कोई 10 साल के लिए लोन ले रहा है तो 10 साल में तो अर्थव्यवस्था में बहुत बदलाव आ जाता है, तो उसमें थोड़ा जोखिम रहता है। लेकिन 1 साल के कम में जब लोन ले रहे हैं तो उसमें जोखिम कम रहता है। ध्यान रखना, मुद्रा बाजार में जोखिम कम रहता है। अच्छा, 1 साल से कम ले रहे हैं, 1 साल से कम ले रहे हैं तो क्या अपन कोई अवसंरचना का निर्माण करने के लिए ले रहे हैं क्या? नहीं, 1 साल के लिए ले रहे हैं, यानी 1 साल में तो कोई तरलता वगैरह से संबंधित ही हो सकता है। जैसे मुझे अभी रुपए कमी है और मुझे अर्जेंट रुपए चाहिए, तो उससे संबंधित हो सकता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 1 साल के लिए लोन लूँगा और उससे अपना कोई बड़ी कंपनी का विकास कर लूँगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो ध्यान रखना, ये तरलता को संतुलित करने के लिए होता है मुख्यतः। इसके कौन कौन से उपकरण है? कॉल मनी, यानी 1 दिन के लिए जब लोन लेते हैं ओवरनाइट, उसको बोलते हैं कॉल मनी। यानी मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और फ़ोन करके बोला, यार मुझे थोड़ा रुपए की ज़रूरत है, तो वो मेरे कॉल पर रुपए दे दिया, उसको बोलते हैं कॉल मनी, यानी 1 दिन के लिए। मुख्यतः ये बैंक लेते हैं, क्यों? अपना जो CRR और SLR होता है ना, मैंने बैंकिंग टॉपिक में बताया था, CRR और SLR जो बैंकों को अनिवार्य रूप से रखना होता है, आरक्षित रूप से रखना होता है इनको। तो जब इनकी कमी आने लगती है, इसमें जब तरलता की कमी आ जाती है, तो ये दूसरे बैंक से ही 1 दिन के लिए उधार ले लेते हैं, ताकि उस उनके लिए तरलता बनाए रख सके। यदि बताओ, यदि इनके पास ये आरक्षित तरलता कम हो जाएगी तो RBI उनके ऊपर पेनल्टी लगा देगा। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरबैंक कॉल मनी रेट भी बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। तो इसका यदि ब्याज दर अत्यधिक हो जाएगी, यानी मैंने अपने दोस्त को बोला कि तू 10% पे मुझे तुरंत लोन दे दे 1 दिन के लिए। अब ये 10% है, मानो कल को ये 11% हो गया। जैसे जैसे इस ब्याज दर में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि बैंकों के पास तरलता की कमी है। तरलता कमी है, इसलिए तो वो दूसरे बैंकों से उधार ले रहे हैं। तो सरकार यहाँ पर क्या करेगी? अपनी प्रतिभूतियाँ खरीदने लग जाएगी, क्योंकि मार्केट में तरलता सरकार को छोड़ना होगा। तो RBI अपनी जो प्रतिभूतियाँ जब खरीदेगी तो मार्केट में धन आएगा, तो तरलता में वापस संतुलन बन जाएगा। तो ध्यान रखना, RBI के लिए ये काफ़ी एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है ना, कि यदि ब्याज दर इनकी इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट में ब्याज दर वृद्धि हो रही है तो RBI अपनी प्रतिभूतियाँ खरीदना शुरू कर देगा। कॉल हो गया। अब मैं बात करूँगा कि अपने दोस्त को बोलूँगा, यार मुझे 2 से ज़्यादा दिन के लिए चाहिए, लगभग 14 दिन तक चाहिए मुझे लोन। तो दोस्त बोलेगा कि यार कॉल पर तो मैं नहीं दे सकता, एक काम कर, तो मुझे लिख के नोटिस वगैरह भेज दे, मैं तुझे लोन दे दूँगा। तो हो गया नोटिस मनी, यानी 2 से 14 दिन के मध्य की हो गई।
अब वहीं पर बात करूँगा यार 14 दिन से ज़्यादा के लिए चाहिए मैं, और मैं तुझे रुपये टर्म में लौटाता रहूँगा, 2-2 3-3 महीने के टर्म में लौटाता रहूँगा, तो हो गई टर्म मनी, यानी 15 दिन से 1 वर्ष के लिए लोन हो गए। अच्छा, ये जो मैं समझा रहा हूँ ना कि कॉल पर देना या फिर नोटिस देना, ये सब समझाने के लिए है, याद करने के लिए है। तो टर्म मनी में 15 से 1 वर्ष का होता है। अब केस मैनेजमेंट बिल और ट्रेजरी बिल, ये दोनों सरकार के उपकरण है। जब सरकार को लोन चाहिए होता है या धन वगैरह चाहिए होता है, तो सरकार अपने प्रतिभूति जारी करके आरबीआई के द्वारा उसको मार्केट में भेजती है। जब 91 दिन से कम के लिए चाहिए होता है तो उसको बोलते हैं केस मैनेजमेंट बिल, और जब 91 दिन से अधिक, यानी 91 दिन, 182 दिन या 364 दिन के लिए चाहिए, और 91 दिन से अधिक और 1 साल से कम, तो उनको बोलते हैं टी बिल्स। ध्यान रखना, टी बिल शून्य कूपन बॉन्ड पर जारी होता है। ये मैंने आपको जब अपन सार्वजनिक वित्त की बात करी थी तब मैंने अच्छे से समझा दिया था प्रतिभूतियों के बारे में, तो आपको समझ में नहीं आया है यहाँ पर, तो एक बार वहाँ जाके देख लेना। अपने यहाँ पर क्विकली रिवीजन करते हुए ही चलेंगे। टी बिल शून्य कूपन बॉन्ड होते हैं। आपको पता है क्यों होता है? क्योंकि डिस्काउंट पे जारी होता है। 100 रुपये का कोई बिल है तो वो 95 रुपये में मार्केट में बिकेगा, और जब इसकी टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो जाके उससे सरकार से 100 रुपये प्राप्त कर लेंगे आरबीआई से, तो 5 रुपये का फ़ायदा हो गया। तो ये डिस्काउंट पे जारी होता है। ध्यान रखना, भारत सरकार जारी करती है, लेकिन आरबीआई के माध्यम से, डायरेक्ट भारत सरकार नहीं जारी करती। और राज्य सरकार ये जारी कर सकती है? नहीं। यूपीएससी पीवाईक्यू में प्रश्न था कि टी बिल राज्य सरकारें जारी कर सकती हैं या नहीं कर सकती, इससे संबंधित था ना, तो ध्यान रखना। और ये पीवाईक्यू में था कि शून्य कूपन बॉन्ड बोलते हैं नहीं बोलते हैं ना। पूंजी बाजार, अब बात करते हैं अपना, ये मुद्रा बाजार वो कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं पूंजी बाजार, यानी 1 वर्ष से अधिक के लिए लोन चाहिए तो क्या करूँगा। तो 2 तरीके हैं, प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार। अच्छा, 1 वर्ष से मुझे अधिक के लिए लोन चाहिए तो ये मैं क्या करूँगा, या तो कोई निवेश करूँगा कोई बड़ी कंपनी वगैरह में, या फिर कोई कंपनी वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करूँगा। तो ध्यान रखना, 1 वर्ष से अधिक तक लोन चाहिए तो मोस्टली निवेश या इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्य के लिए चाहिए होते हैं। तो इसमें प्राथमिक बाजार और द्वितीय बाजार 2 प्रकार के बाजार होते हैं। प्राथमिक बाजार में क्या होता है कि जब कोई कंपनी लोन लेने के लिए पहली बार अपने शेयर वगैरह जारी करती है, यानी आईपीओ वगैरह है ना, न्यू इश्यू मार्केट बोलते हैं इसको। आईपीओ क्या होता है कि मैं एक कंपनी हूँ, ये कंपनी है टाटा। अब ये अपनी पहली बार अपनी मार्केट नई बनी थी, और पहली बार जब ये मार्केट से लोन लेगी ना तो अपनी ये कुछ शेयर दे देगी कि मेरे 100 शेयर हो गए टोटल, उसमें से मैंने अपने 40%, सॉरी 40 तो ज़्यादा हो जाएगा, मैंने मेरे 10% शेयर मार्केट में बेच दिए। अब मार्केट में जो लोग होंगे वो इन शेयर को खरीद लेंगे और बदले में मुझे रुपए दे देंगे। यानी एक शेयर की मान लो वैल्यू थी 100 रुपये, तो मेरे पास 10 शेयर बेच दूंगा तो मेरे पास 1000 रुपये आ जाएंगे, यानी टाटा के पास 1000 रुपये आ गए। ये होता है आईपीओ। अब दोबारा मुझे लोन चाहिए, अब मेरे पास और रुपये चाहिए, तो मैं 10 रुपये तो बेच चुका था, 10% शेयर तो बेच चुका था, अब मैं और 10% और बेच देता हूँ। तो ध्यान रखना, जो दोबारा मैं शेयर बेच रहा हूँ उसको बोलेंगे एफपीओ। जब मैं पहली बार शेयर बेच रहा हूँ मार्केट में तो मैं गैर सूचीबद्ध कंपनी था, मैं तो स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड नहीं था। पहली बार जब बेच दिया तो जनता के पास मेरे शेयर चले गए। अब जनता उनका आपस में भी ट्रेड कर सकती है ना। मैंने खरीद लिया, मान लो मैंने 1% शेयर खरीद लिया, अब मुझे रुपए चाहिए तो मैं इसको बेच दूंगा और अपने दोस्त को बेच दिया, और दोस्त को जैसे मैंने 10 रुपये में ख़रीदा था, दोस्त को बेच दिया 12 रुपये में, तो उसकी कीमत, शेयर की कीमत होगी 12 रुपये। तो ये अपन क्या पर करते हैं, ये शेयर मार्केट होता है ना, द्वितीय बाजार, वहाँ पर ये खरीद बिक्री करते हैं। लेकिन जब दोबारा कंपनी को और शेयर चाहिए, और मतलब और लोन वगैरह चाहिएगा, तो वो अपने 10% और शेयर बेच रही है, तो उसको बोलते हैं एफपीओ, यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी नए शेयर के साथ दोबारा मार्केट में जा रही है। पहले मार्केट में उतर चुकी थी, उसको बोल रहे हैं आईपीओ। आपने बहुत बार सुना होगा कि इस कंपनी का आईपीओ जारी हुआ है या इस कंपनी का आईपीओ जारी हुआ है ना, बहुत बार सुना होगा ना स्टॉक मार्केट में, यदि आप ट्रेडिंग वगैरह करते हो तो आईपीओ होता है जब प्रारंभिक रूप से कंपनी सार्वजनिक रूप से अपने प्रस्ताव वगैरह रखती है शेयरों के बारे में। एफपीओ यानी शेयर जारी कर चुकी है पहली बार, और अब वो सूचीबद्ध कंपनी हो गई है, लेकिन अब दोबारा और मार्केट से लोन चाहिए तो अपने और अतिरिक्त शेयर मार्केट में जारी करती है, उसको बोलते हैं एफपीओ। राइट इश्यू और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है कि जब कंपनी अपने शेयर किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास या प्राइवेट संस्था के पास जाती है और बोलती है कि मैं मार्केट में नहीं जा रही, लेकिन आप एक काम करो, मेरे 10% शेयर ले लो और बदले मुझे रुपए दे दो, तो उसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, यानी शेयर और प्रतिभूतियों को किसी व्यक्ति या संस्था को प्रस्तावित करती है।
राइट इश्यू क्या होता है कि अब जो मैंने शेयर ले लिए थे, शेयरधारक हूँ मैं, टाटा का शेयरधारक हूँ, तो अब टाटा क्या कर रही है, टाटा का कंपनी ऐसा कर रही है कि अपने नए शेयर बना के जो जितने भी उसके शेयरधारक थे उन्हीं में वितरित कर दी, कोई नए लोगों को उसमें शामिल नहीं किया, जो पहले से ही शेयरधारक थे उन्हीं में शेयरों का वितरण कर दिया। इसको बोलते हैं राइट इश्यू। अब प्राथमिक बाजार से जब द्वितीय बाजार में आते हैं, द्वितीय बाजार में क्या होता है कि पहले से जो खरीदी हुई संपत्ति होती है ना, शेयर वगैरह की, उन्हीं का मालिकाना हक बदलता रहता है। इसमें क्या कंपनी को फ़ायदा होता है? नहीं, कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं होता। बस कंपनी का ऐसा रहता है, कंपनी के इसका शेयर महंगा बिक रहा है या सस्ता बिक रहा है, ये कंपनी की वो बताती है कि कंपनी का विकास अच्छा चल रहा है या ख़राब हो रहा है। तो जब कंपनी अच्छे से कार्य करेगी, उसका आगे ग्रोथ अच्छी होगी, तो उसका शेयर यदि अब 10 रुपये का है, अगले साल 12 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि उसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि लोग उसमें इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। तो कंपनी को इतना फ़ायदा होता है। बाकी जो द्वितीय बाजार में क्या होता है कि जो निवेशक के मध्य ही स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। मैंने बताया था ना, 1% शेयर मैंने अपने किसी दोस्त को बेच दिया, यानी उसका हस्तांतरण हो गया। तो द्वितीय बाजार में शेयरों का हस्तांतरण होता है, यानी खरीद बिक्री होती है, मालिकाना हक बदलता है। भारत में कौन कौन सी स्टॉक एजेंसियाँ हैं जो ये जो स्टॉक वगैरह लेन देन का कार्य होता है? कौन कौन सी कंपनियाँ हैं? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ लिमिटेड। इनके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस इनके बारे में कुछ फैक्ट वगैरह ध्यान रखना कि कौन से सूचकांक जारी करता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना है, 1875 में इसका स्थापना हुई थी, है ना, 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कौन सा सूचकांक जारी करती है? BSE सेंसिटिव इंडेक्स, यानी सेंसेक्स जारी करती है, और ये BSE 100 और BSE 200 भी जारी करती है। यानी 200 और 100 क्या है कि 100 कंपनियों का इंडेक्स जारी करना। इंडेक्स जारी करने का मतलब क्या है कि ये जो टॉप 100 कंपनी हो गई, उनके बारे में लिस्ट जारी करती है कि ये टॉप 100 कंपनी है, इनकी ये स्थिति वगैरह है, तो वो होता है सूचकांक। दूसरी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। ध्यान रखना, इस किसके अंडर आते हैं? ये सब सेबी के अंडर आते हैं। अपने जब बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात किए थे, तब सेबी वगैरह को अपन ने तैयार किया था। सूचकांक कौन सा जारी करती है? निफ्टी। आपने बहुत बार निफ्टी के बारे में सुना होगा या S&P 100 के बारे में सुना होगा। तो यूपीएससी में वैसे इनसे संबंधित डायरेक्ट पर्सन तो नहीं आएगा, लेकिन यूपीएससी पूछ सकती है, कोई जैसे स्टॉक एक्सचेंज का नाम दे देगी और उसके आगे उसका सूचकांक के बारे में पूछ सकती है, कि मिलान करने को लेकर दे सकती है या क्रम बनाने को लेकर दे सकती है। अपने को जो ध्यान रखना है वो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में ध्यान रखना है, कि ये कौन सी कंपनियाँ होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज की जो शर्तें होती हैं। कोई भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में उतरेगी, उसके लिए कुछ शर्तें होंगी ना। जब वो कोई कंपनी उन शर्तों को पूरा नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी उसको रुपये वगैरह चाहिए या लोन वगैरह चाहिए, तो वो ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के तहत जो लोन वगैरह प्राप्त करती है। यानी जो कंपनी राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज में की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती, वो इसके थ्रू धन प्राप्त करती है, यानी ओवर द काउंटर। नहीं बोलते क्या कि जब कोई रिश्वत वगैरह देता है तो अपन बोलते हैं ना ओवर द काउंटर वगैरह, अंडर द काउंटर वगैरह, है ना। तो ये स्टॉक एक्सचेंज है, इनके बारे में ध्यान रखना। अब बात करते हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जो यूपीएससी PT 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, अब तक स्टॉक एक्सचेंज में खरीद बिक्री कर रहे थे, लेकिन जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसमें कौन शामिल होता है? जो सामाजिक उद्यम होते हैं या गैर लाभकारी संगठन, जो NGO वगैरह होते हैं ना, वो इसमें शामिल होते हैं। वो क्या करते हैं कि अपना स्टॉक जारी करेंगे, और लेकिन जब कोई व्यक्ति खरीद रहा है, उसके लिए शर्त रहती है कि उसको ना तो कोई ब्याज मिलने वाला है उस पर, ना ही कोई मूलधन। तो व्यक्ति फिर इसमें निवेश क्यों करेगा? कुछ लोग होते हैं ना, जैसे बड़े बड़े लोग हो गए, बड़ी कंपनियां हो गई, तो कुछ NGO वगैरह को धन देने के लिए इसके में निवेश करने लग जाती हैं, ताकि उनको रुपये से कोई मतलब नहीं रहती। हाँ, बस वो समाज में भलाई का कार्य करने के लिए कुछ धन वगैरह दे देते हैं। इसलिए इनका उपकरण क्या है? शून्य कूपन, यानी जीरो कूपन और जीरो प्रिंसिपल, यानी ना तो मूलधन मिलेगा और ना ही कोई ब्याज मिलेगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, पहला कौन सा सोशल स्टॉक एक्सचेंज भारत में लिस्टेड हुआ है? वो है SGBS उन्नति फाउंडेशन। ध्यान रखना, इसके द्वारा क्या हो गया कि जो सामाजिकता है, यानी जो समाज के लिए कार्य वगैरह करने की जो इच्छा वगैरह होती है, उसको वित्त बाजार से इसने जोड़ दिया। तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन कुछ टर्म वगैरह की, जैसे पंप एंड डंप स्कीम। ये क्या होती है कि झूठी और भ्रामक जानकारी या सिफारिशों के जरिए स्टॉक की कीमतों में वृद्धि कर देना। अब स्टॉक की कीमतों में वृद्धि हो गई, मान लो 100 रुपये का कोई स्टॉक मिल रहा है और आज उसकी कीमतों में अचानक वृद्धि हो गई, वो 200 का हो गया। अब लोग उसको सोचेंगे यार ये कंपनी तेज़ी से विकास कर रही है, तो अत्यधिक मात्रा में लोग उसका
शेयर वगैरह हैं उनको खरीदने की कोशिश करेंगे। तो झूठी जानकारी के तहत जब कृत्रिम रूप से स्टॉक की कीमतों में वृद्धि किया जाता है उसको बोलते हैं पंप और डंप स्कीम। फ्रंट रनिंग क्या होती है? आपने अभी लास्ट टाइम सुना होगा कि जो सेबी की प्रमुख है वो फ्रंट रनिंग के कारण पकड़ी गई है ना। इसमें क्या होता है कि जानकारी, जब कोई भी कंपनी है उसके बारे में जो जानकारी होती है वो जब मार्केट में आती है तभी तो लोग सोचते हैं हाँ ये इसका विकास अच्छा हो रहा है या विकास खराब होने वाला है, इसका स्टॉक में वृद्धि होने वाली है, इसके स्टॉक में कमी होने वाली है। उसके आधार पर ही लोग उसके स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो जब जानकारी मार्केट में आती है यानी सार्वजनिक रूप से जब होती है उससे पहले ही जो लोग अंदर बैठे रहते हैं उनको जानकारी पहले से ही प्राप्त है और वो उस जानकारी के आधार पर या तो खुद स्टॉक खरीद लें, शेयर खरीद लें या शेयर बेच दें, या अपने जो जानकार हैं उनको शेयर खरीदने या बेचने की सलाह दे दें। तो उसको बोलते हैं फ्रंट रनिंग। ये यानी गैर कानूनी गतिविधि है। क्या होता है इसमें? जानकारी सार्वजनिक होने से पहले ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शेयर का खरीदना और बेचना। सोवरेन क्रेडिट रेटिंग क्या होती है? कुछ जो कंपनियां होती हैं जो रेटिंग वगैरह देती हैं किसी देश वगैरह को या कोई कंपनी वगैरह को। इसके बारे में आपने S&P के बारे में काफ़ी सुना होगा। ये क्या करती है? कोई देश हो गया या कोई संप्रभु संस्था हो गई, बड़ी बड़ी जो संस्थान हो गई जैसे टाटा वगैरह, इनकी ऋण चुकाने की क्षमता कितनी है और इनकी इच्छा शक्ति वगैरह कितनी क्या है, यानी ऋण चुकाने में सक्षम है या नहीं, तो उसके आधार पर ये रेटिंग देती है। तो अपने को जब पता होगा कि इस कंपनी की A रेटिंग है या B रेटिंग है, C रेटिंग है या D रेटिंग है, इनकी इसकी क्षमता और इच्छा शक्ति किस प्रकार की है लोन चुकाने की, तो अपन उसी आधार पर उसमें निवेश करना पसंद करेंगे ना। तो सोवरेन क्रेडिट रेटिंग किसी कंपनी की ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा शक्ति को दर्शाती है। इससे उन कंपनियों की मार्केट में वैल्यू पता चलती है कि हाँ इसकी वैल्यू किस प्रकार की है। तो US का जो सबसे ज़्यादा अपन फेमस रहता है, भारत का इतना नहीं रहता। तो US का S&P के बारे में आपने काफ़ी बार सुना होगा, मूडीज और फिच के बारे में भी सुना होगा। पार्टिसिपेटरी नोट क्या होते हैं? जो UPSC PYQ है, इसमें क्या होता है जो कोई विदेशी निवेशक है, मान लो कि विदेश में कोई निवेशक है जैसे ट्रम्प साहब है ना। ट्रम्प क्या करना चाहते हैं कि भारत की किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से ये जानकारी भी नहीं उपलब्ध कराना चाहते कि मैं भारत में किसी कंपनी में निवेश किया हूँ। तो पीछे से निवेश करना चाहते हैं ताकि जानकारी पता ना चले। तो किसी कंपनी के माध्यम से क्या करेंगे? भारत में पंजीकृत हुए बिना ही भारतीय शेयर बाजार में निवेश करेंगे। तो उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी P नोट्स। शेयरों का बायलॉग क्या होता है? बाईबैक क्या होता है? बैक यानी वापस जाना है ना। तो जब कंपनी अपने शेयरों को निश्चित मात्रा में, यानी मैंने 40% शेयर मार्केट में छोड़ रखे हैं तो उसको किसी एक निश्चित मात्रा में यानी मैं 20% को वापस मार्केट से खींच ले हूँ, तो उसको बोलते हैं शेयरों का बाईबैक। ये हो गया अपना वित्त बाजार। अच्छा, आपको मैंने जो सरकारी प्रतिभूतियाँ होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह, इनके बारे में नहीं बताया क्योंकि ये टॉपिक अपने पहले ही तैयार कर चुके हैं सार्वजनिक वित्त वाले टॉपिक में। तो ये टॉपिक बचा हुआ था प्राइवेट सेक्टर से संबंधित, तो उसको अपने कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं भुगतान संतुलन के बारे में। UPSC के लिए आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें कुछ बदलाव वगैरह हुए हैं। तो मोटा मोटा एक बार देख लेते हैं बेसिक्स का। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम बनाया गया 2007 में। अब ये क्या काम करेगा? ये RBI को शक्तियाँ प्रदान किया है। किस संदर्भ में शक्तियाँ? कि RBI जो भी भुगतान से संबंधित कोई संस्था वगैरह है या कोई मानक वगैरह निर्धारित कर सकती है, तो ये इसका अधिकार किसको होगा? RBI को अधिकार होगा। और मान लो अपन पेमेंट करते हैं तो ऐसा थोड़ी होता कि पेमेंट मैंने कर दिया डिजिटल रूप से और पेमेंट करने के बाद मैं दिवालिया हो गया तो मैं वापस मेरा पेमेंट मांगना चाहता हूँ कि यार मेरे तो नुकसान हो गया, मुझे तो मेरा वापस पेमेंट दो। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना। तो पेमेंट का जो अंतिम रूप से सेटलमेंट होता है ना, वो कौन सुनिश्चित करता है? NACH यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ये पेमेंट को सुनिश्चित करता है, अंतिम रूप से निपटारे को सुनिश्चित करता है। जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है NPCI, RBI और IBA की मिली भगत है दोनों की। RBI का मतलब भारतीय बैंक संघ। ये नॉट प्रॉफिट संस्थान है, यानी किसी लाभ के लिए कार्य नहीं करती है, ये केवल भुगतान संतुलन के लिए कार्य करती है ताकि भारत में अच्छे से भुगतान संतुलन हो सके, कोई भी समस्या वगैरह न आए। तो इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का गठन किया गया था। इसके तहत कौन कौन सी उपकरण वगैरह है, इसके जो सब संस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? NFS यानी नेशनल फाइनेंसिंग स्विच। ये क्या करती है? जो देश भर में जितने भी ATM है ना, उनको एक साथ जोड़ती है। अपन किसी बैंक के ATM कार्ड से दूसरे बैंक के ATM से रुपए निकाल लेते ना, तो ये सभी बैंकों के ATM को एक साथ जोड़ती है। IMPS क्या है? ये तत्काल भुगतान सेवा है, यानी तुरंत जो
पेमेंट का तुरंत अपन स्थानांतरण करना चाहते हैं वो किसके द्वारा करते हैं, IMPS के तहत। ये ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में फेमस है कि वैसे तो क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है 2 से 3 दिन में रुपए रिटर्न होते हैं, लेकिन जब IMPS के तहत अपन करते हैं तो तुरंत इमीडिएटली 20 मिनट के तहत वापस रुपए का रिटर्न हो जाता है। अब बात करते हैं UPI की, क्योंकि UPI में काफ़ी चेंज हो रहा है, तेज़ी से चेंज हो रहा है। UPI लाइट आ गई, UPI X आ गई, या UPI 1 2 3 पे भी आ गया। अब तीनों में अंतर क्या है, तो UPI के तहत एक बात ध्यान रखना, मैक्सिमम अपन 1 लाख प्रतिदिन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। UPSC में PT में हो सकता है कि फैक्ट के रूप में UPSC दे सके। UPI लाइट क्या होता है, इसमें इंटरनेट और पिन की आवश्यकता नहीं होती। अपन देखा होगा कि जो फ़ोनपे का वॉलेट वगैरह होता है ना, उसी के तहत अपन डायरेक्ट बिना पिन डाले पेमेंट कर देते हैं। अच्छा, इसकी लाने की जरूरत क्या थी, क्योंकि जब अपन UPI के थ्रू हर बार कभी 10 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं, कभी 2 रुपये का पेमेंट कर रहे हैं, चाय समोसे के लिए पेमेंट कर रहे हैं ना, उसकी वजह से क्या जो बैंकिंग सेक्टर था ना उस पर बहुत काफ़ी लोड पड़ रहा था, क्योंकि हर छोटा छोटा पेमेंट उनको दर्शाना पड़ रहा था। अब क्या किया गया कि अब बैंक का जो फ़ोनपे वगैरह है, जो कंपनियां हैं ना UPI के मध्यस्थ के रूप में कार्य कर रही हैं, तो वो अपने वॉलेट में रुपए जमा कराने लग गई कि हाँ इनके वॉलेट में जो जमा कर दो, ताकि ये बार बार जो 10 रुपये का, 5 रुपये का, 2 रुपये का जो पेमेंट बार बार बैंक के थ्रू हो रहा है वो ना हो। तो UPI लाइट में क्या करते हैं कि जैसे मेरे 5,000 रुपये फ़ोनपे के वॉलेट में जमा कर दिया, तो मैं 500 रुपये तक, मैक्सिमम 500 रुपये तक एक बार में बिना UPI पिन डाले पेमेंट कर सकता हूँ। तो ये मेरे बैंक के थ्रू नहीं होगा, ये वॉलेट के थ्रू होगा, क्योंकि वॉलेट में बैंक के थ्रू मैंने एक बार डाल दिया। जब मैं बैंक के थ्रू वॉलेट में डालूंगा तो उस टाइम मुझे इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन बाद में बिना इंटरनेट के थ्रू भी मैं UPI लाइट के तहत अपने रुपये का ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। UPI X क्या है, जो कुछ क्षेत्र ऐसे भी तो है ना, जैसे जहाँ पर नेटवर्क एरिया वगैरह उपलब्ध नहीं है, कोई गांव का क्षेत्र हो गया है या पर किसी बेसमेंट वगैरह में है, तो वहाँ पर नेटवर्क उपलब्ध नहीं होता, तो बिना नेटवर्क वाले एरिया में जब पेमेंट करना होता वहाँ पर कौन सा किसके थ्रू करते हैं, UPI X के थ्रू। ये UPI लाइट X है इसका नाम है। UPI 1 2 3 पे क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत जगह अभी स्मार्टफोन नहीं चले हैं, तो वहाँ पर जो कीपैड फ़ोन होते हैं ना उनके थ्रू जब पेमेंट वगैरह करते हैं, किसके थ्रू करते हैं, UPI 1 2 3 पे के तहत करते हैं। इसमें VR या फिर मिस कॉल के द्वारा पेमेंट होता है। UPI, अच्छा उधार अपन नॉर्मली लेते हैं ना क्रेडिट कार्ड पे, अब UPI के द्वारा भी उधार ले सकते हैं। कैसे, या तो रुपए क्रेडिट कार्ड हो वो इससे जुड़ा हो, UPI से जुड़ा हो, तब लोन मिल सकता है। या फिर यदि तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो UPI क्या करती है, ओवरड्राफ्ट पर भी लोन दे देती है। जैसे क्या हो गया कि मेरा बैंक में 0 रुपये है, सेविंग अकाउंट में 0 रुपये है और मुझे तुरंत रुपये चाहिए, तो UPI पर अपन ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, यानी अपने पास माइनस में रुपये छट जाएंगे और अपने को 1,000 रुपये या 500 रुपये जितने का भी लोन चाहिए वो तुरंत मिल जाएगा। इसलिए अपने को किसी दूसरे जो थर्ड पार्टी ऐप होते हैं ना वहाँ पर लोन के लिए भागना नहीं पड़ेगा। तो UPI के द्वारा ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्राप्त हो रही है। अपने पास चाहे क्रेडिट कार्ड हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मल तो क्रेडिट कार्ड होने पर तो अपने लोन मिलता है ना बैंकों के द्वारा, लेकिन आजकल UPI पर भी डायरेक्ट ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलने लग गई। काफ़ी गेम चेंजर है, इसलिए ध्यान रखना क्रेडिट लाइन पर भी लोन मिलना शुरू हो गया है। तो UPSC के लिए इस बार के लिए 2026 के लिए थोड़ा इसको ध्यान में रखना। अच्छा, NPCI है जो भारत में पेमेंट देखती है, उसी की तरह इसका NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड का गठन किया गया है। ये क्या करती है, रुपए और जो UPI वगैरह है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनका जो पेमेंट का भुगतान वगैरह है उसको देखती है। तो UPI किसके द्वारा, पे नाउ के तहत, जैसे दूसरे देश होते हैं जैसे सिंगापुर हुआ, UAE वगैरह हुआ, या फ्रांस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस, इनमें जो अपन भुगतान वगैरह आज कर सकते हैं। पहले केवल भारत के अंदर था, अब ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना UPI का विकास हो गया है। कौन कौन से देशों के साथ ये समझौता कर चुके हैं, सिंगापुर, UAE, फ्रांस, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मॉरिशस। ध्यान रखना UPSC PT में पूछ सकता है ये वो। अच्छा, अपन अभी सिंगापुर के साथ किए थे, तब जो बैंक और इंटरनेशनल सेटलमेंट था इसने प्रोजेक्ट नेक्सस शुरू किया था कि जो भुगतान वगैरह है इसको और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आसान बनाया जा सके। तो अब भारत क्या करेगा इसके तहत, केवल एक देश से समझौता नहीं करेगा। जैसे उसने समझौता किया कि जैसे सिंगापुर के साथ समझौता किया, वहाँ की जगह वो पूरा आसियान कंट्री के साथ समझौता करना चाहिए, तो आसियान कंट्री में जो पेमेंट सिस्टम है ना उसके साथ डायरेक्ट कोलैबोरेट कर सकता है। तो इसके लिए प्रोजेक्ट नेक्सस की शुरुआत की गई।
ध्यान रखना किसके द्वारा रखी गई थी, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। आपको याद होगा तो इसके बारे में, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के बारे में पिछली बार भी अपन 2-3 बार बात कर चुके हैं। एक बार अपन ने बात किए थे बेसल मानक में, दूसरी बार अपन ने बात किया था कि जो डिजिटल मुद्रा होती है उससे संबंधित बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो आपको वो बताना है कि वो कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। यदि आपको इस तरह से इंटरलिंकिंग करना आता है कि आपने जो पीछे पढ़ा था वो आपको अभी भी रिकॉल हो पाए, तुरंत रिकॉल हो पाए कि मैंने पिछले किस संदर्भ में इसका उपयोग किया था, इसका मतलब है आपकी तैयारी हाई लेवल पर चल रही है। और जब आपके पास इस प्रकार का नॉलेज होगा तभी आप यूपीएससी में 25% आएंगे, तो 20 से अधिक परसेंट अटेंड कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। क्योंकि यूपीएससी कुल मिला के इंटरलिंकिंग का ही खेल है कि अपन ज्योग्राफी को इकोनॉमी से जोड़ पा रहे हैं, इकोनॉमी को इन्वायरमेंट से रिलेटेड या साइंस टेक से रिलेटेड कर पा रहे हैं। अब बात करते हैं, अच्छा यूपीआई की तरह ही यूएलआई, ध्यान है ना, यूपीआई नहीं है यूएलआई, इसमें क्या हो रहा है कि जो लोन लेना आसान कर देगा, यानी यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस। इसमें क्या होगा कि जो मैं हूँ, जैसे मैं लोन लेना वगैरह चाहता हूँ तो मेरा ज़मीन का रिकॉर्ड, मेरा डिजिटल डेटा वगैरह सब बैंक को उपलब्ध करा दिया जाएगा, ताकि बैंक तुरंत उसको एक साथ देख ले कि मेरी वर्तमान स्थिति किस प्रकार की है, मेरे पास ज़मीन वगैरह किस प्रकार की है, मेरे पास वित्तीय अर्थव्यवस्था मेरी किस प्रकार की है, और उस आधार पर लोन देना आसान हो जाएगा बैंक के लिए। तो यूपीआई की तरह ही यूएलआई, जैसे यूपीआई पेमेंट को बहुत आसान करती है, उसी प्रकार यूएलआई भी लोन लेने को आसान करता है। तो ये बैंकों को ज़मीन रिकॉर्ड, डिजिटल डेटा वगैरह उपलब्ध कराता है। अपना ये भुगतान संतुलन भी हो गया और वित्त बाजार भी कंप्लीट हो चुका है। अपनी इकोनॉमी लगभग पूरी हो चुकी है, केवल मोटे तौर पर एक टॉपिक बचा है, कौन सा, बाह्य क्षेत्र के बारे में, जहाँ पर अपन WTO, IMF की बात करेंगे, या जो FDI या FPI, इनमें जो अंतर होता है उनकी बात करेंगे। तो ओके ठीक है, बाय बाय। कल लास्ट क्लास होगी, उसके बाद अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया।